तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज मैं आपके सामने वश लेवल 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यह गुजराती मूवी वश का सीक्वल है, इसीलिए वश 2 की कहानी जानने से पहले आपको इसके पहले पार्ट को देखना जरूरी होगा। इसीलिए आप उसे एक बार जरूर देख लें। अब कहानी पर वापस आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम हायर सेकेंडरी स्कूल की कुछ लड़कियों को देखते हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल पर ड्रॉप करते हैं। वे लड़कियां जेएन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करती है। आज का दिन भी उनके बाकी दिन की तरह नॉर्मल होता है। लंच टाइम में वे सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच एक लड़की इससे पहले कि वह अपना खाना खा पाती, उसके कपड़ों पर गलती से कुछ गिर जाता है, जिसे साफ करने वह वॉशरूम चली जाती है। तो इस तरफ सारी लड़कियां अपना खाना खा चुकी थी। खाना खाते ही अचानक उन्हें बेचैनी सी महसूस होने लगती है और उनकी सांस भी फूलने लगती है। वे सभी पसीने से गीली हो जाती है और उनमें से एक बेहोश। और अचानक वहां पर सन्नाटा फैल जाता है। अचानक फैले सन्नाटे से कैंटीन स्टाफ भी डर जाती है। वे उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उनसे बात नहीं करती है। तभी वहां पर एक अनजान आदमी बिना परमिशन के अंदर घुस आता है और अंदर आते ही वहां पर बैठी 10 लड़कियों को उठाता है और उनसे नाम पूछने लगता है। लड़कियों के नाम बताते ही वह उन्हें एक काम सौंपता है। तभी वहां पर हम एक टीचर को देखते हैं जो कि स्टाफ रूम से क्लासरूम बच्चों को पढ़ाने जा रही होती है, लेकिन क्लास में पहुंचते ही उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता है और अचानक उसे एक चीख की आवाज सुनाई देती है। तब वह खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर देखती है और बाहर का नजारा देख वह चीख उठती है। बाहर एक बच्ची गिरकर तड़प रही होती है और वह जैसे ही बाहर आती है तो ऊपर छत में न और बच्ची अपनी जान देने को खड़ी होती है। उस टीचर की आवाज़ सुनकर सारा स्टाफ वहां पर जमा हो जाता है और यह नज़ारा देखते हुए सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां खड़ा गार्ड बाकियों के साथ ऊपर उन्हें नीचे उतारने जाता है और उन्हें नीचे उतरने को कहता है, लेकिन वे लोग इससे साफ मना कर देती हैं और वे कहती है कि उन्हें ऐसा करने के लिए एक अंकल ने कहा है। हालांकि उनमें से कोई भी मरना नहीं चाह रही होती है, लेकिन उन्हें अंकल की बात माननी पड़ रही होती है। वे उनसे आगे कहती है अगर उनमें से कोई भी उन्हें रोकने उनके पास जाएगा तो वे यहाँ से नीचे कूद जाएंगी। आगे उन्हें अंकल ने कहा है कि ठीक 3 बजे उन सभी को यहाँ से कूदना है। यह सुनकर उनकी टीचर उन्हें चिल्लाते हुए नीचे उतरने को कहती है। तभी वहाँ खड़ा गार्ड उनमें से एक को बचाने उनके पास पहुँचता है, लेकिन उसी समय वह नीचे कूद जाती है और 3 बजते ही एक के बाद एक सारी लड़कियां अपनी जान दे देती है। यह घटना स्कूल प्रिंसिपल और उसके मेन स्टाफ के सामने हुई थी और उन्हें यह सब कुछ देखकर अपने पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्या और अथर्व को दिखाया जाता है। आर्या पिछले 12 सालों से यूं ही मुस्कुरा रही होती है, यानी वह अभी भी प्रताप के वशीकरण से आज़ाद नहीं हुई थी। अथर्व यहाँ पे उसका पूरा ख्याल रखता है, तो वहीं सालों से उसने प्रताप को अभी भी जिंदा रखा था। ना वो उसे अच्छे से जीने देता है और ना ही उसे मरने देता है। आगे वह चाय पत्ती लेने मार्केट पहुंचता है और वहां पर उसे एक न्यूज़ देखने को मिलती है कि स्कूल की कुछ लड़कियां किसी अंकल के कहने पर एक साथ अपनी जान दे चुकी हैं और वे सभी लड़कियां ऐसा बार बार कह रही थी कि अंकल ने कहा है। यह देखकर अथर्व समझ जाता है कि यह प्रताप की ही तरह किसी आदमी ने किया है। तो वह भागकर प्रताप के पास पहुंचता है और वह उससे पूछता है कि आखिर उसके जैसे और कितने लोग हैं। तो यह बात सुनकर प्रताप के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है। इधर इन घटनाओं के बाद हड़कंप मच जाता है। स्कूल के चारों ओर बच्चों के पेरेंट्स, मीडिया, पुलिस की भरमार होती है। जिनके बच्चे मरे वे सदमे में और जिनके स्कूल में हैं वे डरे होते हैं। वह लड़की जिसने कि वह खाना नहीं खाया था सिर्फ वही एक नॉर्मल लड़की थी। पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें उस लड़कियों से कुछ भी खास जानकारी नहीं मिलती है। वह उन्हें बताती है कि वह खाना खाने से पहले वॉशरूम चली गई थी और जब यह हंगामा स्टार्ट हुआ तो वह डर के कारण छिप गई थी। जिसके बाद वह ऑफिसर बाकी लड़कियों से बात करने उनके पास पहुंचता है। वे लड़कियां डरी, सहमी और चुपचाप बैठी होती है। वह ऑफिसर उन्हें आश्वासन देता है कि उन्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, बस वे लोग उसके कुछ सवालों का जवाब दें।
लेकिन उनमें से एक भी लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। तभी उनमें से एक उठकर उस ऑफिसर के पास आती है और वह उससे कहती है कि अंकल ने उन्हें एक मैसेज देने को कहा है और वो ये है कि उन्हें किसी प्रताप अंकल को ढूंढना है। वह ऑफिसर उससे पूछता है कि कौन प्रताप अंकल, जिस पर वह लड़की कहती है कि उसे सिर्फ उनका नाम पता है और बाकी की जानकारी देने से उसे मना किया गया है। साइड में खड़ी प्रिंसिपल उसकी यह बात सुनकर उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम किसी के कहने पर यह सब कैसे कर सकती हो और बार बार सिर्फ अंकल ने कहा है कर रही हो। तब वह ऑफिसर प्रिंसिपल को शांत कर उस बच्ची की बात सुनता है। वह आगे ऑफिसर को बताती है कि उन्हें प्रताप अंकल को जल्द से जल्द ढूंढना है और अगर वे नहीं मिलते हैं तो पूरे शहर की दशा बदल दी जाएगी। उन 10 लड़कियों की मौत तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे कुछ ऐसा होगा जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा और यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि वह नहीं मिल जाता है। इतना कहते ही वह बाकी लड़कियों को इशारा करती है कि उसने अपना पहला संदेश पहुंचा दिया है और वे अपना काम कर सकती है और यहीं से उनकी दहशत की शुरुआत होती है। उस लड़की का मैसेज सुनकर बाकी सभी लड़कियां अचानक से चिल्ला उठती है। वह सभी को पीटते हुए बाहर निकलती है और तभी हम नोटिस करते हैं कि वे अपनी कैंटीन की स्टाफ को पहले ही मार चुकी थी। बाहर उनके पेरेंट्स खड़े होते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी बेटियां उनके पास आ रही है, लेकिन वे लड़कियां किसी की भी बात नहीं सुनती है। वे उल्टा उनके पेरेंट्स को भी मारने लगती है और सभी को मारते हुए वह पूरे शहर में फैल जाती है। वे रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों को बुरी तरीके से पीटकर उनकी जान ले रही होती हैं। कहीं वे बस में चढ़कर ड्राइवर को मारती, तो कहीं बाइक से टकराकर बाइक वाले को, तो कहीं पार्क में बैठी बच्ची को मारने लगती हैं और यह नज़ारे को देखकर पूरा शहर कांप उठता है। यह सारी चीज़ें मीडिया अच्छी तरीके से कवर कर रही होती है। वह ऑफिसर को समझ नहीं पाता है कि आखिर यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ। वह तुरंत अपनी टीम को खबर करता है कि वे लोग ब्लू कलर की ड्रेस पहनी सभी स्टूडेंट को पकड़ना शुरू करें। इधर अथर्व को भी सारी बातें पता होती है कि कोई है जो कि प्रताप की तरह है और उसे ढूंढ रहा है और उसे ढूंढने के लिए उसने यह सब किया है और यही रीज़न होता है कि वह किसी सोच में डूबा है। कुछ समय के बाद वह बड़े बड़े बॉक्स को अपने घर ले आता है और उन्हें अपने घर के चारों ओर रख देता है और साथ ही वह प्रताप को चैन से बांध भी देता है, मानो कि वह किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहा हो। इधर वह ऑफिसर सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसी के साथ ही वह वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों के पेरेंट्स को आने के लिए बोल देता है। वह उन पेरेंट्स को अपनी अपनी बच्चियों को समझाने को कहता है ताकि वह अपने पेरेंट्स की बात तो समझ सके, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। उल्टा वे अपने पेरेंट्स से ही बहस करने लगती है। तभी वह लड़की वापस उस ऑफिसर से बात करती है। वह उससे कहती है कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट है और अगर वे उस समय में प्रताप अंकल को नहीं ढूंढ पाते हैं तो अभी जो हुआ कुछ उससे भी बेहद बुरा होगा। यह सुनकर ऑफिसर हड़बड़ा जाता है और वह हड़बड़ाहट में उससे पूछता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है ताकि वह कुछ कर सके। और उस लड़की के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पर अथर्व आ जाता है और वह आते ही सबसे कहने लगता है कि प्रताप उसके पास है। अथर्व की बात सुनकर वह ऑफिसर उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो और ये सब क्या चल रहा है, जिसमें अथर्व उसे बताता है कि इन पर वशीकरण किया गया है और जिस व्यक्ति ने भी यह सब किया है वह एक राक्षस है, विकृत है। जितना तुम चीखोगे चिल्लाओगे उसे उतना ही मजा आएगा। वह आदमी जैसा बोलेगा ठीक वैसा ही इन सभी बच्चियों को करना पड़ेगा और ये बच्चियां किसी के रोके नहीं रुकेंगी बल्कि उनका सामना करेंगी, बेसहाय बस देखती रहेंगी और उन सभी चीज़ों को देखकर उनका परिवार सिर्फ तड़पता रह जाएगा। यह सारी बातें सुनकर सभी लोग और भी ज़्यादा डर रहे होते हैं। तब वह ऑफिसर उससे कहता है कि ये सारी बात बंद करके क्या वह उनकी कोई हेल्प कर सकता है। अथर्व आगे उसे बताता है कि वह ऐसे ही एक दानव प्रताप को फेस कर चुका है और जितना वे सोच सकते हैं उससे कई अधिक ज़्यादा वह सहन कर चुका है और इनमें से किसी को भी रोक पाना संभव नहीं। इन सारी घटनाओं को देखते हुए अथर्व समझ गया था कि वह राक्षस जिसने कि इनका वशीकरण किया है
वह इन सभी लड़कियों को अपने आंखों के सामने ही रखेगा ताकि वह उन्हें अच्छे से यूज़ कर सके और खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके। और तभी वह आदमी सभी के सामने आता है जो कि उन्हीं लड़कियों के पीछे छिपा हुआ था। वह प्रताप का छोटा भाई राजनाथ होता है। अथर्व की सारी बातें उसे काफ़ी इम्प्रेस करती है क्योंकि वह वशीकरण और प्रताप के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। तब वह सभी को बताता है कि यह सब कुछ उसी ने किया था और सारी बातें जानने के बाद अगर कोई उसे मारना चाहता है तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो ये सारी लड़कियां यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देगी और उसके बाद सभी अपनी जान दे देंगी। आगे वह सभी को यहाँ से बाहर जाने को कहता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। तब वह उनमें से एक लड़की को खुद का हाथ काटने को कहता है और वह लड़की ऐसा ही करती है। वह एक के बाद एक अपने हाथ पर कट्स लगाने लगती है। उसके पेरेंट्स उसे रोक रहे होते हैं, लेकिन वह उनके रोके भी नहीं रुकती है और वह देखते ही देखते बेहोश हो जाती है। इसी बीच वह ऑफिसर मौके का फ़ायदा उठाते हुए राजनाथ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही एक लड़की उसे देख लेती है और वह एक चाकू से उसे बुरी तरीके से घायल कर देती है। राजनाथ की बात अभी भी कोई मानने को तैयार नहीं होता है। तभी वह उन सभी लड़कियों से पूछता है कि उनमें से गन चलाना किसको आता है। तब उनमें से एक लड़की जिसने कि क्लब जाकर गन चलाना सीखा था हाथ ऊपर करती है। तब वह उस लड़की को सबके सामने आने को कहता है और उस ऑफिसर की गन को उसके हाथ पर थमा देता है। तब अंकल की बात मानते हुए वह अपने परिवार को ही खत्म कर देती है और यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसके बाद ही वे राजनाथ की बात मानते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। आगे राजनाथ अथर्व से प्रताप के बारे में पूछता है। तब अथर्व बताता है कि 12 साल पहले प्रताप ने उसकी बेटी का वशीकरण किया था और अब वह उसकी कैद पर है और वह हर दिन उससे मरने की भीख मांगता है। राजनाथ उसकी यह बात सुनकर भड़क जाता है। राजनाथ जो कि प्रताप को अपना गुरु मानता है। प्रताप राजनाथ से कई विद्याओं में अधिक निपुण होता है, लेकिन विकृति के मामले पर राजनाथ प्रताप से भी एक कदम आगे होता है। राजनाथ के भड़क जाने के बाद भी अथर्व शांत ही बैठा होता है और वह उससे कहता है कि वह जो चाहे कर सकता है और जिसको मारना चाहे मारे या पूरे शहर को ही खत्म कर दे, लेकिन उसे प्रताप नहीं मिलेगा। तभी वह उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वह उसकी बेटी को वशीकरण से आज़ाद कर देता है तो वह उसे प्रताप सौंप देगा। ना चाहते हुए भी राजनाथ को उसकी बात माननी पड़ती है। वह प्रिंसिपल से कहकर 2 स्कूल बस को अरेंज करवाता है और वह प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से समझाता है कि उन बस पर ट्रैकर तो जरूर लगे होंगे, वे उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे आना सख्त मना है क्योंकि उसका काम होते ही वे लड़कियां उसके किसी भी काम की नहीं रहेंगी और वह उन्हें छोड़ देगा। सभी लोग राजनाथ की बात मानते हैं और उन्हें जाने देते हैं। वे उन बस से प्रताप की ओर जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें स्कूल की एक लड़की मिलती है जो कि एक आदमी को मार रही होती है, जिसे देख राजनाथ बस रुकवाता है और वह उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वह लड़की उसकी बात सुनकर उसे इग्नोर कर वहां से भाग जाती है। उस लड़की के भाग जाने के बाद वे लोग भी आगे निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। प्रताप के इतना पावरफुल होते हुए भी अथर्व ने उसे पकड़ लिया था, जिस पर राजनाथ उससे पूछता है कि आखिर उसने यह सब कैसे किया, जिस पर अथर्व कहता है तुम कुछ ही देर में उससे मिलने वाले हो, तुम खुद जान जाओगे। आगे अथर्व राजनाथ से पूछता है कि आखिर सालों बाद उसे प्रताप कैसे याद आ गया, जिस पर राजनाथ उसे बताता है कि वह सालों से उसे ढूंढ रहा है। उसने प्रताप को कई कॉल किए, लेकिन उसका उसे कोई भी आंसर नहीं मिला। प्रताप की लड़कियों के कारण उसके घर जा पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि बिना उसकी परमिशन के वे लड़कियां किसी को भी वहां आने नहीं देती है। इतना खतरा होने के बाद भी राजनाथ उसके घर जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। यहाँ पर राजनाथ को लगता है कि किसी साधना के लिए शायद वह बाहर गया होगा, क्योंकि इसके पहले एक सिद्धि पाने के लिए वह 2.5 साल तक एक जगह पर बैठा हुआ था। जिसके बाद राजनाथ उसका वेट करता है, लेकिन बीच में ही उसे लगने लगा
कि कुछ तो बात है। इसीलिए उसने पिछले 2 साल से प्रताप को ढूंढना स्टार्ट किया। उनकी इन विद्याओं के कारण उन्हें लोगों के सामने आने की मनाही होती है, लेकिन इसके बाद भी वह लोगों के सामने आया और उसने यह सब किया। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को महान शक्ति बताया गया है। यह शास्त्रों की इन बातों को नकारते हुए पुरुष को ही श्रेष्ठ और सर्वमान्य मानते हैं। राजनाथ की बात खत्म होते ही वे लोग अथर्व के घर पहुंच चुके थे। वहां पर पहुंचते ही राजनाथ अपनी सुरक्षा के लिए कुछ लड़कियों को अपने साथ रखता है और बाकियों को घर के चारों ओर फैल जाने को कहता है, ताकि वे लड़कियां इस घर की रक्षा कर सके। घर के अंदर जाते ही राजनाथ आर्या को देखता है और वह उसे देखते ही हैरान रह जाता है। वह कहता है कि ऐसा वशीकरण सिर्फ प्रताप ही कर सकता है और उसे प्रताप से ऐसी ही विद्या तो सीखनी है। आगे अथर्व उसे प्रताप तक लेकर जाता है, जिसकी हालत देखकर वह चौंक उठता है। लेकिन जैसा कि राजनाथ ने उससे प्रॉमिस किया था कि वह पहले उसकी बेटी का वशीकरण खत्म करेगा, तो वह अथर्व से कहता है कि वह उसे प्रताप के सामने ले आए। अथर्व ऐसा ही करता है और वह उसे नीचे लेकर आता है। वह उसे याद करने को कहता है कि क्या प्रताप भाई ने उनसे कोई उधारी ली थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उनका परिवार प्रताप के किसी ऋण पर है, जिसके कारण इतने समय तक आर्या अभी भी वशीकृत है। अथर्व को ऐसा कुछ याद नहीं आता। उसे सिर्फ इतना याद होता है कि प्रताप ने उसे शक्कर खिलाई थी। दरअसल ये लोग शक्कर पर ही अपनी वशीकरण की विधि करते हैं, जिसे खाते ही लड़कियां उनके वश पर हो जाती है और वशीकरण हो जाने के बाद उन्हें उनके पास ही रहना होता है। लेकिन यह वशीकरण सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं। कुछ समय बाद वे लोग नॉर्मल हो जाती है। लेकिन आर्या के साथ जो भी हुआ वो इसलिए क्योंकि उसका परिवार अभी भी प्रताप के ऋण पर है, जिस कारण वह इतने सालों से प्रताप के वशीकरण पर है। तब अथर्व को याद आता है कि प्रताप ने उसे 10 रुपए की चाय पिलाई थी, जिस पर राजनाथ उसे कहता है कि वह प्रताप को सिर्फ 10 रुपए वापस कर दे तो वह ऋण मुक्त हो जाएगा और यह वशीकरण यहीं पर मिट जाएगा। और याद रहे, उसे सिर्फ 10 रुपए ही प्रताप को लौटाने हैं। यह सुनते ही वह भागकर 10 रुपए लेकर आता है और प्रताप को होश पर लाकर उसे थमा देता है। इतना करते ही वह ऋण मुक्त हो जाता है, जिसके बाद वह अपनी बेटी को झंझोड़ता है, उसे पीटता है और उसे उठने के लिए कहता है। और 12 साल बाद वह उस वशीकरण से मुक्त होती है और मुक्त होते ही उसके मुंह से सिर्फ चीखें ही बाहर निकलती है। अथर्व तड़पते हुए अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुन पाती है, क्योंकि प्रताप को पकड़ते समय उसके कान जा चुके थे। वह आर्या को वहां से बाहर ले आता है और राजनाथ प्रताप को आज़ाद कर लेता है। आज़ाद होते ही प्रताप राजनाथ को समझाता है कि अथर्व ने उसकी जवान काट दी है। यह बात का पता चलते ही राजनाथ गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वह उसे मारने लगता है, क्योंकि प्रताप को लेकर जो सारी चीज़ें उसने सोच रखी थी वह सब कुछ खत्म हो चुकी थी। सालों की विद्याएं जो कि प्रताप ने सीखी थी, राजनाथ उससे कुछ ही समय पर सीखने वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिना जवान के वह उसके किसी काम नहीं। राजनाथ जो कि अथर्व और आर्या को काम होते ही आज़ाद करने वाला था, लेकिन अपनी मेहनत को बर्बाद होते हुए देख वह अथर्व से कहता है कि वह उसकी बेटी को अब अपने साथ लेकर जाएगा और वह उस पर सारी विद्याएं सीखेगा। यह सुनते ही अथर्व उससे कहता है कि सिर्फ आर्या को वशीकरण से निकालने और उसे नई जिंदगी देने के कारण वह उसे छोड़ रहा है, और अगर वह उसे किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा तो वह उसकी हालत उसके भाई से भी बदतर कर देगा। लेकिन राजनाथ आर्या के सर पे पैर रख उसे तड़पाने लगता है। तभी अथर्व तेजी से अपने कान बंद करता है और अपनी वॉच के सहारे वह बड़े बॉक्स पर लगाए हुए स्पीकर्स को ऑन कर देता है। स्पीकर से आती तेज आवाज उनके कान के पर्दे फाड़ने लगती है और सभी तड़पने लगते हैं, और मौके का फायदा उठाते हुए अथर्व उसे बेहोश कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम प्रताप के उस तहखाने में राजनाथ को देखते हैं। अथर्व का पैर राजनाथ के सर पर होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह की उसने आर्या पर रखा हुआ था। उसके हाथ पर एक औजार होता है जिसकी मदद से
वह उसकी जुबान निकाल देता है। अगले दिन प्रिंसिपल और वह ऑफिसर अथर्व के घर आता है। अथर्व उनसे कहता है कि आखिर यह सिस्टम उन्हें कितनी ही सजा दे पाएगा। मौत उनके लिए आसान होगी, लेकिन वो इन राक्षस के लिए काफ़ी नहीं। उसे आप मेरे पास ही रहने दो। वे सभी लड़कियां तो सिर्फ कुछ ही समय के लिए वशीकरण पर थी, लेकिन मेरी बेटी जिसने कि पिछले 12 सालों से यह सब झेला था, मैं उसे बिल्कुल नहीं भुला सकता हूँ, और ना ही मैं उन्हें जीने दूंगा और ना ही मरने। अथर्व की बात सुनते हुए वे उन दोनों को अथर्व के पास ही रहने देते हैं। आगे अथर्व अपनी बेटी के साथ होता है। आर्या अब नॉर्मल फील कर रही होती है। तो ये थी वश 2 की पूरी कहानी। यह मूवी मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, एंड आई होप कि आपको भी काफ़ी पसंद आई होगी। और आपको क्या लगता है कि इसका तीसरा पार्ट आएगा? आप कमेंट पर ज़रूर बताइएगा।